अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूबिक कोड। मैं हूं शहबाज अलवी। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये आपके पास मौजूद है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर से पहले आप इस लेक्चर को देख लें एक बार। 53 मिनट्स का है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अल्टीमेट गाइड है कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आपको तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टर कहाँ पे करते हैं। तो आइए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और मूव कंस्ट्रक्टर। पहले आपके पास ये 3 बेसिक कंस्ट्रक्टर थे। मूव कंस्ट्रक्टर जो है वो रिसेंटली कंस्ट्रक्टर फैमिली के अंदर ऐड हुआ है और इसकी जो वर्किंग है वो भी सिमिलर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के मुताबिक है। बट देर इज स्टिल डिफरेंस बिटवीन कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड मूव कंस्ट्रक्टर। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि एक्चुअली नो पैरामीटर्स। इसके अंदर पैरामीटर हम यूज़ नहीं करते। अगर आपने कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यू वीडियो आपने देख ली है, तो बेसिकली हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ पे जब हम नो पैरामीटर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है वो पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करता। पैरामीटर्स है कि बेसिकली किसी भी फंक्शन के लिए जो इनपुट है उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो जब आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, हमें पैरामीटर्स नहीं, पहली बात। उसके बाद इनको यूज़ क्यों किया जाता है कि एक्चुअली जब ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा हम होल्ड करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड डिफ़ॉल्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि बेसिकली ये बिल्टन, अगर आप खुद ये कंस्ट्रक्टर ना भी बनाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कंपाइलर है वो इम्प्लिसिटली इस कंस्ट्रक्टर को बना देता है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो बैकएंड पे ये कंस्ट्रक्टर अपने आप बन जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, लेटर ऑन हमने इसको बड़ा डिटेल से देखना है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि इसके अंदर पैरामीटर का बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद किसी भी डाटा मेंबर्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करने के लिए हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसका मतलब है हम ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद आप एज ए रेफरेंस के तौर पे किसी और ऑब्जेक्ट को हम साइन कर देते हैं। बुकिश की डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आएगी जब तक हम इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो बाहर है, आपको समझ आ जाएगी जब हम इसका कोड लिखेंगे। मूव कंस्ट्रक्टर की बात करें, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कंस्ट्रक्टर है वो बिल्कुल कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर एक अलग से कॉपी क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब है कि रैम से एक न्यू मेमोरी एलोकेट की जाती है उस कॉपी ऑब्जेक्ट के लिए। मूव कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्या है, एक्चुअली इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? उसका मकसद यह था कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए, मैक्सिमम उनको यूटिलाइज किया जाए। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हैं उन्हीं को यूज़ किया जाए, रैम से कोई न्यू मेमोरी एलोकेट ना करवाई जाए। तो फिलहाल एक एक लाइन के अंदर मैंने बता दिया कि इनका मतलब क्या है। अब हमने वन बाय वन इनको डिटेल में एक्चुअली इनकी जो गाइड हमने लेनी है और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें तो बाकायदा हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर किसी किस्म के पैरामीटर या आर्गुमेंट, और इसी वजह से आप इसको ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं।
सिंटैक्स की बात की जाए तो हमने यहाँ पे क्या करना है हम जानते हैं, हम जान चुके हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर के कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम, तो मतलब है इसका सिंटैक्स क्या है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कि यहाँ पे आपने क्लास का नाम लिखना है, बाद पैरेंथेसिस और ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम कुछ कोड लिखेंगे, कहते हैं बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो ये बेसिकली एक सिंटैक्स है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे बेसिकली ये हस्बे जायका आपको पता है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूज़ करते हैं, नेम स्पेस हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम कंस्ट्रक्ट है, और इसके अंदर हमने एक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया जो कि पब्लिक है, और हम जानते हैं कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के नीचे जो भी आप लिखते हैं, चाहे वो डाटा मेंबर्स है चाहे वो मेंबर फंक्शन है, वो तमाम के तमाम पब्लिक हो जाते हैं। पब्लिक होने का मतलब ये है कि आप इन मेन में जाके डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किया है बेसिकली इस क्लास के अंदर, ये जो है ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है। हमने क्या लिखा कि जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, पैरेंथेसिस लगाए, लगाने के बाद यहाँ पे ए जो कि ये हमारे डाटा मेंबर्स ए और बी, मैंने क्या किया ए और बी को वैल्यू असाइन कर दी 10 और 20। इसका मतलब है अब हम इतना जान चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही ये हमारे पास जो वेरिएबल ए और बी हैं हम उनको 10 और 20 वैल्यू असाइन कर देंगे। मतलब है ये हो सकता है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो कि मेरे पास ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20, तो अगर आप प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इंट मेन में जाऊं तो इंट मेन में हमने क्या देखा कि बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम सी है, और यहाँ पे हमने क्या किया सी डॉट जब ए करते हैं इंट मेन के अंदर हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। सी डॉट ए का मतलब है कि सी एक ऑब्जेक्ट है, और डॉट का मतलब है डॉट ऑपरेटर, और ए क्या है ऊपर आपके पास डाटा मेंबर। अब इस वक्त ए के अंदर क्या पड़ा है 10 है और बी के अंदर 20। अगर मैं ए और बी की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा सी डॉट ए, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है यूजिंग डॉट ऑपरेटर। एक बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे ये डाटा मेंबर्स पब्लिक ना होते, प्राइवेट होते, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है इंट के अंदर कभी भी एक्सेस नहीं कर पाता। अब चूंकि आपने इसको पब्लिक कर रखा है इसलिए आप इंट में जाके यूज ऑब्जेक्ट इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सी डॉट ए का मतलब है कि ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, और सी डॉट बी का मतलब है कि बी की वैल्यू डिस्प्ले। ओके, ये तो बेसिकली हमने देख लिया कि एक सिंपल से प्रोग्राम के अंदर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट नीचे जो एक पॉइंट आ रहा है जी, even if we do not define any constructor explicitly, the compiler will automatically provide a default constructor implicit। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो दो टर्म यूज हुई है ना एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, इसका मतलब है कि एक्सप्लिसिट का मतलब है बैरूनी तौर पे और इम्प्लिसिट का मतलब है अंदरूनी। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है, मैं रिगार्डिंग जो है ना प्रोग्रामिंग की बात करूँ, जो आप खुद बनाते हैं, जो आपका प्रोग्रामर कोड लिखता है खुद से, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिटली। और जो कंपाइलर कुछ काम अपने तौर पे खुद कर देता है आपके लिए, बोलते हैं इम्प्लिसिट। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट ये आ रहा है इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि अगर आप खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो आपका जो कंपाइलर है वो इम्प्लिसिटली खुद से बना देगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी कि मैंने ए को 10 साइन करना है, बी को 20 साइन करना है। इसका मतलब है कि प्रोग्रामर खुद एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर बनाएगा। अब अगर मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने ए की वैल्यू 10 नहीं रखनी, बी की वैल्यू 20 नहीं रखनी, तो फिर कंपाइलर जो खुद से कंस्ट्रक्टर बनाएगा वो क्यों बनाएगा। देखें, यही टर्निंग पॉइंट है इसको समझने के लिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो रिक्वायरमेंट है कि हमने जो डाटा मेंबर्स हमने डिक्लेयर किए ए और बी, उसकी वैल्यू हमने खुद से इनिशियलाइज करनी है 10 और 20। मैं कहता हूं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट ना हो
मतलब कि हमें खुद से कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत पेश ना आए। लेकिन इसके बावजूद आपका जो कंपाइलर है वो कहता है ठीक है जी, अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं इसको लाजमी बना दूंगा, क्योंकि इसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि अगर प्रोग्रामर खुद नहीं भी बनाता तो कंपाइलर खुद से बना देगा। अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल देखते हैं कि भाई जब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ए की वैल्यू 10 नहीं करना चाहता, बी की वैल्यू 20 नहीं करना चाहता, तो फिर कंपाइलर इसको इनिशियलाइज क्यों करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बनाएगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपके सामने मैं इसको खत्म कर देता हूँ कि मैं इस कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाता। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी इस प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, स्टिल मुझे बताएं कि क्या जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा आपका कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा? यस, बिल्कुल बनाएगा। अच्छा, अगर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा, ए और बी के अंदर क्या इनिशियलाइज करेगा? जीरो इनिशियलाइज करेगा। अब यहाँ पे फिर सवाल आ जाता है, भाई क्यों जीरो? जीरो ही क्यों करेगा? देखें, पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये किया कि हम खुद से वैल्यू साइन कर रहे थे, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 10 वैल्यू 20। अब मैं कहता हूं कि जब आपका जो यूजर है, आपका जो कंपाइलर है, अगर वो कंस्ट्रक्टर खुद से बनाता है तो इसका मतलब ए की वैल्यू वो जीरो इनिशियलाइज करेगा और बी की वैल्यू भी जीरो इनिशियलाइज करेगा। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ गया। एक्चुअली हम समझते हैं कि इसको जीरो जीरो इनिशियलाइज क्यों करना चाहिए। मैं आपको लेके चलता हूँ डेव सी प्लस प्लस के अंदर, वहाँ पे बड़ी ही बेहतरीन एग्जांपल है और आपको 100% जो है ना वो क्लियरेंस हो जाएगी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपको एक्चुअली आइडिया हो जाएगा कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों। तो जस्ट गो टू डेव सी प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई क्लास क्रिएट नहीं की, एक सिंपल सा एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग वाला प्रोग्राम है। मैंने क्या किया कि इंट मेन के अंदर जाके दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, इंट n1 और इंट n2। अब मेरा आपसे सवाल ये है, अगर मैं इन दो वेरिएबल को ऐड करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? सोचें जरा। और बल्कि आप ऐसे करें, वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट में जाके लिखें कि इसका आंसर क्या है। यस जी, ऐसे काम किया करें। समटाइम ये है कि जब आप खुद से सोचते हैं और एजुकेटेड गेस लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो आपकी जो है ना वो बेहतर लर्निंग हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो मैंने बतानी है आपने उसी को कॉपी पेस्ट ही करना। बस सोचा करें, वीडियो को पॉज करें। अभी तक मैं क्यों नहीं बता रहा कि अगर अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं खैर है हम वीडियो बस देख लेंगे, सारे बता, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि पहले सोचे तो सही। n1 हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, n2 डिक्लेयर करवा दिया, मैं जब इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? ठीक, चलिए जी, होपफुली आपने ये प्रैक्टिस कर ली होगी। अब इसका सोल्यूशन ये है कि n1 के अंदर कुछ है ही नहीं और ना n2 के अंदर कुछ है। मतलब कि ना तो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है और ना ही हमने यूजर से वैल्यू ली है। इसका मतलब है हमारे पास जो n वेरिएबल है और जो n2 वेरिएबल वो बिल्कुल एम्प्टी है। और जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? कुछ आना चाहिए, मेरा ख्याल है। लेकिन चले हम देख लेते हैं, ख्याल को हम हकीकत में लेके आते हैं। एग्जीक्यूट पे जाता हूँ और यहाँ पे कंपाइलन रन किया तो मैंने देखा मेरे पास आंसर क्या आ गया? जबरदस्त आंसर हमारे पास क्या आ गया? 78। वेरी स्ट्रेंज, हाउ इज पॉसिबल कि भाई n1 और प्लस n2 करें, इसका 78 आंसर कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे हमने देखा कि अगेन सोचें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जाके कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है। और डेफिनेटली मुझे भी पता चलेगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे साथ इंटरेक्टिव है। जो हम सवाल करते हैं फिर उसका रिस्पॉन्स हमें कमेंट बॉक्स की शक्ल में मिल जाता है। तो देखिए जी, इसका आंसर ये है एक्चुअली, इसका जो आंसर 78 आ रहा है उसकी वजह ये है एक्चुअली वो n1 और n2 से गार्बेज वैल्यू को उठा। मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ये अननेसेसरी डाटा, इट क्वाइट पॉसिबल कि वो वेरिएबल के अंदर मौजूद। अब वो क्या कर रहे हैं, n1 के अंदर जो गार्बेज वैल्यू है और n2 के अंदर जो गार्बेज वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर लेकर आ रहा है 78। और हालांकि ये लॉजिकली गलत है, ये आपकी जो आउटपुट है वो लॉजिकली गलत है।
78 आंसर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर ये इशू था। इशू ये था कि हमें क्या करना पड़ता है कि जब आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए और यूजर ने बाय मिस्टेक अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की, अगर आपका प्रोग्राम उन दो नंबर को ऐड कर लेता है तो जाहिर है आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो आएगा नहीं, जीरो नहीं आएगा, वो गार्बेज वैल्यू को उठा के बड़ा अजीब सा आंसर ले। अच्छा, अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर मैं इसको रिजोल्व करना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा n1 को मैं जीरो साइन कर देता हूँ और n2 को मैं जीरो साइन कर देता हूँ। अब मैं देखूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मैं एग्जीक्यूट पे जाता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, मेरे पास जो आंसर आ गया अब आ गया जीरो। इसका मतलब यह हुआ अगर आपने गार्बेज वैल्यू को ख़त्म करना है तो आप क्या करें, आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करवा लिया करें जीरो और जीरो, तब आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। लॉजिकली हमारे पास जो आउटपुट आई है वो बिल्कुल ठीक आई है कि जीरो प्लस जीरो क्या आता है, जीरो। अब इसका मतलब है कि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर आप खुद से वैल्यू जीरो जीरो इनिशियलाइज नहीं करेंगे, आपका जो आउटपुट है वो गलत आ सकता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया, वेरी सिंपल प्रोग्राम है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन समझ आएगी। वही सिनेरियो है, चेक कर लें ज़रा, मैं बता देता हूँ कि हमने एक क्लास क्रिएट की, उसका नाम टेस्टिंग है और यहाँ पे मैंने डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए ए के नाम से और बी के नाम से। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लिखा और इसके अंदर हमने नीचे बना दिया कंस्ट्रक्टर। कैसे बनाते हैं, जो क्लास का नाम होता है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होता है और कोई भी रिटर्न टाइप हम यहाँ पे नहीं लिखते, इंट फ्लोट कैरेक्टर स्ट्रिंग कुछ भी नहीं लिखेंगे। और ज़ाहिर है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या लिखा कि सी आउट सम ऑफ टू नंबर, मतलब कि जो काम मैंने यहाँ पे किया है वही यहाँ पे किया है कि सम ऑफ टू नंबर ए प्लस बी। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए। अब आंसर आएगा कैसे, देखिए ये तो आपकी क्लास डिक्लेरेशन है, ऐसी है ना, यहाँ से लेके ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट तक ये हमारे पास क्लास डिक्लेरेशन है और ये आपका इंट मेन है। इसका मतलब इंट मेन के अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम लिखेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, आपका कंपाइलर जब इंट मेन के अंदर आएगा इसको एग्जीक्यूट करेगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एक्चुअली उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि मेरे पास ए और बी डिक्लेयर किए हमने और ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। एक बात याद रखें, इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा था, सबसे पहले जब आपने जीरो जीरो इनिशियलाइज नहीं किया था उस केस में यह था कि इसका आंसर जो आ रहा था 78 आ रहा था। मुझे यहाँ पे बताएं कि अगर ए और बी को हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, हालांकि हमने ए और बी को कुछ साइन नहीं किया, क्या यहाँ पे भी वही 78 आंसर आएगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करेंगे और इसका जो आंसर हम देखेंगे तो जीरो। हाउ इज पॉसिबल, देखें इसने जीरो आंसर क्यों लेके आ गया, हालांकि वो लेके आ रहा था 78, ये लेके आ रहा है जीरो। और हालांकि हमने यहाँ पे जीरो जीरो इनिशियलाइज भी नहीं किया, ये देखिए हमने जीरो और बी को जीरो हम इनिशियलाइज नहीं किया, उसके बावजूद वो क्या कर रहा है कि दोनों नंबर का जो हमें सम बता रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअली यही पॉइंट था आपको समझाना कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं, होता क्या है कि क्लास के अंदर जो भी आप डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली इनको जीरो जीरो इनिशियलाइज कर देता है ताकि अगर किसी भी डाटा मेंबर के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो खत्म। ये मेन पॉइंट था आपको बताने का कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर यहाँ पे दो चीज़ें थी, हमने देखा कि अब एक मिसाल है, मैं ये नई बात फिर वही आ जाती है कि मैं ये नहीं बनाता, ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर ख़त्म कर दिया। क्या अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, कंट्रोल एस किया, मैं एग्जीक्यूट पे जाता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि जब मैंने प्रोग्राम को लिखा, एग्जीक्यूट किया, तो क्या कंपाइलर ने इस क्लास के लिए
एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया होगा? यस, बिल्कुल बनाया होगा। कंस्ट्रक्टर भी बना होगा और ए और बी को जीरो इनिशियलाइज भी किया होगा गार्बेज वैल्यू को खत्म करने। मेरा ख्याल है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आपको पता चल गया कि हम कब और क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। नीचे आ जाए। यहाँ पे एप्लीकेशन एंड यूज की बात करें कि इसका इस्तेमाल कब है। यूज्ड व्हेन यू नीड एन ऑब्जेक्ट टू बी इनिशियलाइज्ड विद द डिफॉल्ट वैल्यूज। यही बात है। जीरो जीरो इनिशियलाइज करना तो कोई मकसद नहीं है, मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। मकसद तो बिल्कुल है कि गार्बेज वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने डाटा मेंबर्स को डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विदाउट एनी पैरामीटर। नॉर्मली हमने देखा कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम जब भी किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करते थे तो यूजिंग ऑब्जेक्ट करते थे कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर आपने डॉट ऑपरेटर करना है और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना। तो जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो आपको कॉल करने की जरूरत, जस्ट आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड अ वे टू इनिशियलाइज मेंबर्स विद डिफॉल्ट वैल्यू। ज़ाहिर फ़ायदा है जी कि अगर आपके डाटा मेंबर्स के अंदर गार्बेज वैल्यू है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो उनको इनिशियलाइज करके गार्बेज वैल्यू को कर देता है, तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंश्योर्स ऑब्जेक्ट आर इन अ वैलिड स्टेट व्हेन क्रिएट। फिर हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसकी जो स्टेट है वो वैलिड है या नहीं है। क्या मतलब कि बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा मेंबर्स मौजूद हैं या नहीं। तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के कि सबसे पहले आपका आप जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, एक ऑब्जेक्ट बनता है डी नाम से और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी बन जाती है इंट ए की और फ्लोट बी की। ये हम देख चुके हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसका जो लेक्चर नंबर 4 है वो लाजमी देखें। डिसएडवांटेज की बात करें कि इसका नुकसान क्या है। माइट नॉट बी यूजफुल इफ एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स स्पेसिफिक इनिशियल वैल्यूज। बुकिश लाइन थी, बुक से ली गई है, इंटरनेट से उठाई गई है, मैंने लिख दी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल भी इसका नुकसान। ठीक है कि भाई अगर आपने कोई स्पेसिफिक इनिशियल वैल्यू नहीं साइन करनी तो ना करें, लेकिन कम से कम वो जो गार्बेज वाला मसला है वो तो हल हो रहा है ना। मेरा ख्याल है बल्कि ख्याल नहीं, मैं इसको हकीकत में बदल देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बिल्कुल भी नुकसान नहीं। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या और इसको यूज़ क्यों करते हैं। और अगर हम थोड़ी सी इसकी समरी बयान कर लें, समरी क्या है कि आपने करना क्या है कि यहाँ पे जो आपकी क्लास का नाम होगा उसी क्लास के नाम को यूज़ करते हुए आप एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और इसके अंदर हम कोड लिख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट जस्ट डिस्प्ले करवा दूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं। मैं इसको कॉल करता हूँ, कंट्रोल एस करेंगे। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये जो कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव पे जाएंगे और कंपाइल एंड रन कर देते हैं तो ये देखिए आपके पास आउटपुट आ चुकी है कि डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं खुद से भी वैल्यू पे साइन कर सकता, मैं कहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जब स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग से ही ए के अंदर 30 चला जाए और बी के अंदर चला जाए 4.12। ठीक है, ये चीज़ चली जाए तो कंट्रोलर्स करेंगे और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब फर्दर आप इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट कोई भी है तो आप पूछ सकते हैं और फिर आपको अब आइडिया होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब यूज़ करेंगे और कब यूज़ नहीं करेंगे। जब आप यूज़ नहीं करेंगे याद रखिएगा कि जो आपका क्लियर। आज के लिए बस बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं एक के अंदर इसलिए नहीं कर रहा कि लेक्चर जो है हो जाता है लेंथी।
मेरी कोशिश है कि 4 वीडियो बने अलग अलग से, 10 से 15 मिनट का वीडियो बन जाए तो आप इजीली इसको टाइम लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।